हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू पर्चा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो भी सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी सेट में, जो भी आपका आईबी का पेपर है या आपका एसबीआई, एएआई, इनफैक्ट आपका एसएससी जीडी का पेपर है, सारे एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। आने वाले जो 4-5 एग्जाम हैं उन सब के अगर जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आप देखेंगे, करंट अफेयर्स का पोर्शन देखेंगे, तो आज के वीडियो से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। और आज की सबसे बिगेस्ट जो हेडलाइन है तो वो ये है कि ये तो आपको पता है कि COP28 की अभी जो मीटिंग चल रही है वो यूएई में हो रही है, लेकिन इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है और प्रपोजल दिया है कि COP33 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33 मीटिंग होगी वो इंडिया होस्ट करना चाहता है 2028 में। तो 2028 में COP33 को होस्ट कर सकता है भारत, ऐसा प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया है। और भी क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं वो सब हम देखेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के क्लास की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। ओके, सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से, फिर बाकी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम 3 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिसकी थीम यहाँ पे डिसाइड की गई है यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया था और फैसला लिया था इस दिन को सेलिब्रेट करने का। तो 3 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम, इनफैक्ट आप स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, तो आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं विद PYQ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से इस कोर्स को आप ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है। डाउट के लिए ये नंबर भी है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 224 अवेलेबल होते हैं ये नंबर, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर एक इंडेक्स, उसके बाद करेंगे बात पर्सन्स की। IMD मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है और इस इंडेक्स में बेसिकली भारत की रैंकिंग 49 नंबर पे है। 49वें नंबर पे भारत है। ये रैंकिंग ये इंश्योर करती है कि आप अपनी कंट्री में या आप डिजिटल एनवायरनमेंट के सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं। तो भारत की रैंकिंग कितनी, 49वें नंबर की, 49 नंबर पे भारत है। एंड टॉप पर है यूएसए के बाद नीदरलैंड एंड सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा। सो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 49 है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। कौन रिलीज करता है, तो IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। बस 3 बातें आपको पता होना चाहिए, कौन इंडेक्स रिलीज करता है, भारत की रैंकिंग क्या है और टॉप पर क्या है। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ इंडेक्स में पूछा नहीं जाता। आजकल सभी लोग कोरियन लोगों के वीडियोस बड़ा ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यूथ को ओलंपिक के साथ, यूथ को स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए ये 2 कोरियन हैं, एक्टर हैं, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द ओलंपिक्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिसेंटली चूज़ किया है मीनो एंड ली डोंग को। मीनो एंड ली डोंग वूक, ये दोनों कोरियन हैं और इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है फॉर ओलंपिक TM फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 4th नंबर के जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स होने हैं वो कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गैंगवॉन में होने हैं। तो यूथ को, यंग पीपल को पास लाने के लिए, स्पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, स्पोर्ट के ब्राइटर फ्यूचर के लिए इन दोनों को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। डन। अगले पर्सन देखते हैं। ये है VVIP क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर
रमेश बाबू वैशाली, जिनको आर वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, आर प्रज्ञानंदन की बहन है, ये आर प्रज्ञानंदन की सिस्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदन दोनों का रिलेशन चेस से है, दोनों चेस प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर वैशाली 3rd नंबर की इंडियन बन गई हैं जिन्होंने फीमेल ग्रैंड मास्टर जीता है। तो 3rd इंडियन वीमेन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता है, इंडिया की 3रे नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? आर वैशाली बन गई है, क्योंकि इनकी जो रैंकिंग है फिडे में, फिडे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसमें इनकी रैंकिंग अप हुई है और ये ग्रैंड मास्टर बन गई है 3rd नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर। तो इसके पहले 2 और रह चुकी होंगी डेफिनेटली। कोनेरू हम्पी का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा डी हरिका एंड कोनेरू हम्पी, ये पहले 2 ग्रैंड मास्टर रह चुकी है। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फीमेल कौन है? कोनेरू हम्पी है। 3rd नंबर की कौन बन गई है? आर वैशाली बन गई है। आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदन जो है भाई बहन है, जैसा कि मैंने कहा सिबलिंग है, और ये पहले ग्रैंड मास्टर सिबलिंग पेयर है इन द हिस्ट्री जो दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर कैटेगरी में शामिल हैं। क्लियर है? किस नंबर की बनी है? तो 84th अगर देखा जाए तो ये इंडिया की ओवरऑल, अगर मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को मिलाए, फीमेल में तो देख लिया कि 3rd नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर है ये, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 84th नंबर की ओवरऑल ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। फर्स्ट वीमेन कौन थी? तो कोनेरू हम्पी थी। सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर अभी तक कहाँ से बने? तो तमिलनाडु स्टेट से सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर है। और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आर प्रज्ञानंदन। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे जो ग्रैंड मास्टर हैं 83, 82, 81, 80, आप इनका नाम पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिडे के बारे में, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है, 1924 में, और पेरिस में आपको, मतलब पेरिस में इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, रिकॉग्नाइज किया था 1999 में। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि फिडे के जो वाइस चेयरमैन है वो है विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। तो हमारे लिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। जबकि चेयरमैन है आर्केडी दवोरकोविच। ठीक है, तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम बिल्कुल नहीं भूलने का है फिडे के। ठीक है, चलिए अगली पर्सन जो है वो मलयालम एक्ट्रेस है। इन्होंने कई सारी मूवीज़, हिंदी मूवी, तमिल एंड तेलुगु मूवीज़ में काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, म्यूजिशियन भी रही हैं। नाम है आर सुभालक्ष्मी। शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87 इन केरला तिरुवनंतपुरम में, केरला में इनका निधन हो गया है। इन्होंने 75 से ज़्यादा मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी मूवीज़ में काम किया है। मलयालम एक्ट्रेस एंड म्यूजिशियन रही हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, आर सुभालक्ष्मी। चलिए, ये कौन है? अक्षय कुमार की वाइफ है जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना, और इनकी 4th नंबर की बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। तो बस इतना ही याद रखना है कि वेलकम टू पैराडाइज किसकी बुक है? तो ट्विंकल खन्ना की ये बुक आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी काउंसिल के लिए इंडिया को वापस से सेलेक्ट कर लिया गया है। सो इंडिया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अपनी एक काउंसिल होती है जो उनकी पूरी फंक्शनिंग को रन करने का काम करती है। तो इस काउंसिल में री इलेक्ट किया गया है इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। कब से कब तक के लिए? तो आप देखेंगे 2024-25 सेशन के लिए बेसिकली भारत को इस काउंसिल में वापस से चुना गया है। अभी 33rd नंबर की असेंबली हुई थी IMO काउंसिल की 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक काउंसिल की, मतलब ये असेंबली चल रही है लंदन में। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करते हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाती हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में, तो उनमें से एक कंट्री आपको इंडिया देखने को मिलेगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE, ये वो कंट्रीज हैं, टॉप कंट्री, जो मोस्ट इंटरेस्ट दिखाती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में। अगर हम IMO की बात करें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक काउंसिल है जिसमें री इलेक्ट किया गया है भारत को। IMO को भारत ने ज्वाइन किया था 1959 में, जबकि ये बॉडी कब बनी है? 1948 में बनी है, अंडर द जेनेवा कॉन्फ्रेंस। लंदन में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। वर्तमान में 175 मेंबर और 3 एसोसिएटेड मेंबर IMO के आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री की मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली जज, क्योंकि अभी तक कोई भी फीमेल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की पहली जज, फीमेल जज फातिमा बीबी, जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था, शी पास्ड अवे। वैसे अगर हम USA की सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो USA सुप्रीम कोर्ट की भी पहली वीमेन अगर बात करते हैं, शी पास्ड अवे, जिन्होंने फर्स्ट वीमेन की तरह सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA में। इनका नाम क्या है? सैंड्रा डे ओकॉर्नर। ठीक है, फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने जस्टिस की तरह सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट में। इनका भी निधन हो गया है, 93 एज की थी। और जब USA के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे तब इन्हें USA में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था 1981 में, और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई थी 2006 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और स्कीम के बारे में जो कैबिनेट लेकर आई है। क्या है वो स्कीम? तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड करेगी कैबिनेट। ठीक है, स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गेट कैबिनेट नोट। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लगभग 15,000 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको कैबिनेट के द्वारा ड्रोन दिया जाएगा। इसके लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट भी कैबिनेट के द्वारा रखा गया है। ये फैसला रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मीटिंग कैबिनेट के साथ हुई थी, तब ये फैसला लिया गया है। कब से कब तक? तो 2023 से लेकर 2023 से लेकर 2026, 2023 से 2026 के बीच में 15,000 ऐसे वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको कैबिनेट के द्वारा क्या है, ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा फार्मर्स जो है, किसानों को अगर अपने फार्मिंग के लिए ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको भी रेंटल बेसिस पे ये ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे 2023 से 26 तक ये प्रक्रिया चलने की है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बस इनको फ्री में ड्रोन दे देगी, ऐसा नहीं। 80% जो है कॉस्ट ड्रोन का, 80% तक कॉस्ट या अप टू 8 लाख रुपीज़ तक का जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके ऊपर आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिशन दक्ष के बारे में। तो मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया है? बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसी लगी मुझे स्कीम जब इसके बारे में मैं पढ़ रही थी। मतलब अच्छा भी लगा और टीचर्स के लिए बुरा भी लगा। अब टीचर्स के लिए बुरा क्यों लगा अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिशन दक्ष। ठीक है, मिशन दक्ष किसका है? बिहार गवर्नमेंट का है। पहली बार तो ये समझ लीजिए। दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके अंतर्गत 25 लाख स्टूडेंट जो कि एकेडमिकली वीक है उनको टारगेट करते हुए, जो कि कक्षा 3 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वापस समझिएगा, मिशन दक्ष, दक्ष का मतलब डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल है। बिहार गवर्नमेंट ने मिशन दक्ष स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 25 लाख स्टूडेंट जो एकेडमिकली वीक है, हिंदी बोलने में, इंग्लिश बोलने में या बेसिक मैथमेटिक्स के क्लियर नहीं है, और जो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक स्टडी करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मिशन दक्ष लॉन्च किया है। और ये सारे गवर्नमेंट स्कूल जो बिहार में ऑपरेट होते हैं वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली एक टीचर, कोई भी एक टीचर 5 स्टूडेंट्स को मेंटोर करेगा। 5 एक स्टूडेंट जो होंगे उनको हिंदी, इंग्लिश या जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें वो बच्चा कमज़ोर है, 5 ऐसे स्टूडेंट को हर एक टीचर को दिया जाएगा और वो 5 स्टूडेंट को टीचर सिखाएगा, पढ़ाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लेगा और उनको पास कराने की जिम्मेदारी उस टीचर की होगी। अगर वो 5 बच्चे जिनको एक टीचर के द्वारा मेंटोर किया है, शिक्षा दी है, अगर वो फिर भी फेल हो जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर, प्रिंसिपल और उस स्कूल के मैनेजमेंट की होगी और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ये है बेसिकली मिशन दक्ष। टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन दक्ष, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को लीड करेंगे कौन? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। डन। द कमेटी विल प्ले अ pivotal role in the daily supervision starting from the 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से काम करना शुरू कर दिया है। एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएंगी और 5 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन अप्रैल 2024 में होगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खास तौर पे कहा है अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड टीचर। ये है मिशन दक्ष। चलिए
अब बात करते हैं COP28 के बारे में। तो COP28 की जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? UAE में हो रही है। इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि COP33 की जो मीटिंग होगी वो भारत होस्ट करेगा 2028 में, 2028 में COP33 की मेजबानी भारत करेगा। ऐसा प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्रपोजल रखा गया है। कहाँ पे प्रपोजल रखा है? अभी जो COP28 की मीटिंग हो रही है दुबई में, वहाँ पर प्रपोजल रखा है। इसके अलावा इंडिया के कुछ गोल्स के बारे में भी बताया गया है। क्या है इंडिया का गोल? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया का एक प्लान है कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 3 टाइम्स कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। जब हम COP33 को होस्ट करेंगे ना, तब तक हम ट्रिपल कर लेंगे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसके अलावा हम इसका ऑल्टरनेटिव भी देखेंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल की तरफ हम काम करेंगे, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के तरफ पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को कहा है। इंडिया का गोल क्या है? यहाँ पे 2030 तक हम 40% तक जो फॉसिल फ्यूल या एमिशन हम करते हैं, हम 45% तक 2030 तक रिड्यूस कर लेंगे। इसके अलावा हम नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है वो इंक्रीज करेंगे अप टू 50%, और हमारा जो टारगेट है 2070 का कि हम नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे 2070 तक। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहे गए। अब फर्स्ट डे जो था, फर्स्ट डे COP28 मीटिंग का फर्स्ट डे, तो उस दिन लॉन्च किया गया क्या? क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, एकदम मज़ेदार सा, होना भी चाहिए ये क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। हालांकि इसका प्रपोजल इजिप्ट ने दिया था, जो लास्ट COP की मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पर ये प्रपोजल इजिप्ट में आया था, लेकिन फाइनली अब इसको अप्रूवल कर दिया गया है और लॉन्च कर दिया गया है क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, क्या है COP28 लॉस एंड डैमेज फंड? तो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो दुबई में हो रही है, वहाँ पर इस फंड को लॉन्च किया है, और इस फंड का अनाउंसमेंट बेसिकली COP27 में किया गया था इजिप्ट में। क्या है ये फंड? तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिएगा, जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो लगातार कार्बन एमिशन करते हैं अपने डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन जो पुअर नेशन है, जिनका तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है कार्बन एमिशन में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होती है डेवलप्ड नेशन के कारण, तो कई बार साइक्लोन आते हैं या मानसून बहुत ज़्यादा आता है जिसके कारण फ्लड आ जाते हैं, या ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं जो पुअर कंट्रीज़ के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे पुअर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको हमें क्या करना होता है? एक तो रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको रिहेबिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं इस तरीके के साइक्लोन या नेचुरल डिजास्टर के कारण। तो ऐसे पुअर नेशंस को मदद की जाएगी, और इसके लिए इस फंड को तैयार किया गया है, विच इज़ लॉस एंड डैमेज फंड। और जो डेवलप्ड कंट्री, जो रिच नेशन है, वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस पैसे का इस्तेमाल पुअर नेशंस के लिए किया जाएगा। है ना अच्छा फंड? It is a global financial package to ensure the rescue and rehabilitate of the countries facing the effect of climate change। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या कार्बन फुटप्रिंट्स के कारण जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, लगातार फ्लड आती है, किसी एरिया में साइक्लोन आ जाते हैं, तो ऐसे में पुअर नेशंस को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस फंड की बात की गई। और पूरे 196 पार्टीज जो COP28 मीटिंग में को अटेंड कर रही है, सभी लोगों ने इस अप्रूवल दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट की गई हैं कि जैसे कि UAE जो कि प्रेसिडेंसी संभाल रही है COP28 की, उन्होंने कहा कि इस फंड में मैं $100 मिलियन डालूंगा। जर्मनी भी कहता है कि मैं $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा इस फंड में, जबकि UK कहता है कि मैं 40 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऐसा सभी कंट्री कुछ ना कुछ इन्वेस्ट इसमें कर रही है। अभी इनिशियल जो फंड का अमाउंट है वो $400 मिलियन है, इसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए $400 बिलियन तक ले जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इंडिया और होस्ट कंट्री जो कि है UAE, दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। क्या है ये? क्योंकि इंडिया का प्रपोजल था, इसलिए इंडिया को होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई, और जिसको जॉइंटली होस्ट कर रहा है इंडिया एंड UAE। एक्चुअली ये जो प्रपोजल था ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया के द्वारा ये प्रपोजल लाया गया था अक्टूबर में, इस साल के अक्टूबर में। ठीक है,
क्या है प्रपोजल? तो प्रपोजल में सिंपल सी बात कही है कि कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, वो उस सेक्टर में काम कर रहा है कि कार्बन एमिशन उससे को रिड्यूस हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है और कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहा है, तो हम उसको ग्रीन क्रेडिट देते हैं। लेकिन वो सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो कि अलग अलग स्कीम्स बनाते हैं जिसके कारण कार्बन एमिशन रिड्यूस हो, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के सेक्टर में काम कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ फायदा होना चाहिए। मैं एमिशन कर रही हूं और मैं रिड्यूस भी कर रही हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा काम कर रहे हो, आपने एमिशन किया और आपने रिड्यूस किया। लेकिन कोई दूसरी कंपनी है जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कार्बन एमिशन में, लेकिन फिर भी वो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है, तो ऐसी कंपनी को, ऐसे इंस्टीट्यूट को भी तो कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है, ठीक है। Green Credit Program launched by the Environment Minister in the October this year is an effort to create a market-based incentive for the different kind of environment positive action, not just for the carbon emission reduction. ठीक है, तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो अपने क्लाइमेट के लिए, तो ऐसे लोगों को ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी प्राइमरी एजेंडा जो है वो वाटर कंजर्वेशन और अफॉरेस्टेशन है, मतलब वनों को कटाई से रोकना है, नए पौधे लगाना है और वाटर को कंजर्व करना है, ये इसका बेसिकली मकसद है। तो कोई भी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर होल्डर या कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो ग्रीन क्रेडिट उनको मिलेगा एनवायरमेंट एक्टिविटी करने के कारण, तो इस ग्रीन क्रेडिट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट में से बेच सकते हो या ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ऐसा बात यहाँ पे कहा गया है। क्लियर आया? चलिए अब लास्ट 2 न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे M.K. स्टालिन, इन्होंने स्टैचू अनवील किया है। यह है एक एक्टिविस्ट, एक दलित वर्ग के एंटी कास्ट एक्टिविस्ट जिनका नाम क्या है, अयोथीथास पंडिथर। इनकी प्रतिमा को लॉन्च करने का काम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। कौन थे ये, ज़रा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैच्यू को इंस्टॉल किया गया है जिन्होंने दलित राइट और एंटी कास्ट एक्टिविटी के लिए काम किया है, लौथीथास पंडिथर, ठीक है, गांधी मंडपम चेन्नई में। इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में 1845 में होता है। इन्होंने जो नीलगिरी हिल्स में जो ट्राइब्स थी, जैसे कि टोडा ट्राइब और दूसरे ट्राइब्स, उनको इकट्ठा करके फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाया और उनके राइट्स की बात की बेसिकली, ठीक है। 1876 में इनके द्वारा अद्वैतानंद सभा की शुरुआत भी की गई और इनके द्वारा एक मैगजीन भी लॉन्च की गई जिसका नाम है द्रविड़ पांडियन। तो द्रविड़ पांडियन मैगजीन इनका है और इनके द्वारा एक द्रविड़ महाजन सभा की शुरुआत भी बेसिकली की गई। इन्होंने साक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना मद्रास में की और साउथ इंडिया में आपको कई जगह आज भी ये सोसाइटी देखने को मिलती है। इस साक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी को आज के समय में हम इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1898 में हुआ था। इस एसोसिएशन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, मैनेज करने के लिए एक वीकली मैगजीन भी लॉन्च की गई थी 1907 में जिसका नाम था तमीज़ान, ठीक है। तो ये इनका रोल था। चलिए अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, फिरोज़ाबाद का नाम चेंज करके चंद्रनगर करने की बात हो रही है। अभी ये फैसला जो नगर निगम है, म्यूनसिपल है, उनके द्वारा लिया गया है। म्यूनसिपल जो है यूपी का, बेसिकली फिरोज़ाबाद का, वहाँ पे वोटिंग हुई थी। अब ये फाइनल डिसीजन जो है वो यूपी गवर्नमेंट के पास, मतलब योगी आदित्यनाथ के पास पहुँच गया है और ऑब्वियस सी बात है डिसीजन हाँ ही आएगा, क्योंकि 2018 में जब इन्होंने सिटीज़ के नाम चेंज करने की जो लिस्ट पब्लिश की थी ना 2018 में यूपी गवर्नमेंट में, तो उसमें इसका नाम था। तो ऑब्वियस सी बात उनकी लिस्ट में पहले था, अभी अप्रूवल के लिए गया है तो अप्रूव तो करेंगे ही। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सिविक बॉडी लुक्स टू रिनेम फिरोज़ाबाद टू द चंद्रनगर। तो यहाँ पे 12 मेंबर की जो नगर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी एक वोटिंग हुई जिसमें 11 लोगों ने फेवर में फैसला लिया और ये प्रपोजल भेज दिया है यूपी गवर्नमेंट के पास। और फिरोज़ाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चंद्रनगर करने की बात हुई है। चंद्रनगर नाम क्यों करना है? क्योंकि राजा चंद्रसेन के नाम पे इस सिटी में राजा चंद्रसेन रूल किया करते थे 16th सेंचुरी में। हुआ क्या था, ये जो शहर है ना, इसका पुराना नाम चंद्रावद था। पुराना नाम क्या था? चंद्रावत था। लेकिन 1566 में अकबर के समय, अकबर का एक मनसबदार होता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह, और फिरोज शाह चंद्रावत का नाम चेंज करके क्या कर देता है? फिरोज़ाबाद कर देता है। तो लंबे समय से ये मार्केट में अपील चल रही थी, इसलिए यहाँ पे ये फैसला लिया जा रहा है, ठीक है। जब यूपी गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी तो हम इसको हेडलाइन में डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में।
सबसे पहली न्यूज़ ये है कि मैरियम वेबस्टर के द्वारा ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है एंड्रे रेजोलिना, इन्हें अगेन इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर के वापस से राष्ट्रपति बन गई हैं। अब इंडियन रेलवे के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है विच इज़ गजराज सुरक्षा। एलिफेंट एक्सीडेंट जो रेलवे ट्रैक्स पे हो जाते हैं उनको रोकने के लिए, और इस सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाना है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरला और सर्टेन पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़ के एक फॉर्मर बैट्समैन एंड क्रिकेटर जिनका नाम है शेन डॉबरिच। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली 10,000 नंबर का जन औषधि सेंटर ओपन किया गया है एम्स में, वो भी एम्स देवघर में। किस नंबर का? 10,000वें नंबर का जन औषधि सेंटर सेटअप किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स देवघर में। जन औषधि केंद्र जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन दी जाती हैं, सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। इस स्कीम की शुरुआत 2015 में की गई थी और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस स्कीम को देखता है, ठीक है। तो 10,000 जन औषधि केंद्र भारत में मतलब हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एयर मार्शल मकरांत रनाडे, इन्हें डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी का बनाया गया है हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक न्यूज़ आती है जैसलमेर राजस्थान से, और जैसलमेर राजस्थान में 115 मिलियन ईयर पुराना क्रेटेसस शार्क फॉसिल मिला है। इंडिया का ये पहला शार्क फॉसिल है जो 115 मिलियन साल पुराना है। कहाँ पर मिला है? जैसलमेर राजस्थान से मिला है, ठीक है। अंत में बात करेंगे कुछ MCQ पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गोइंग टू एक्सटेंड टिल विच ईयर। तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है अंडर द निर्भया फंड, तो ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक। इंडियन रेलवे ने रिसेंटली एलिफेंट एक्सीडेंट्स को रेलवे ट्रैक पे प्रिवेंट करने के लिए क्या लॉन्च किया है, किस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है? तो गजराज सुरक्षा, ऑप्शन बी। देखिए एक से ऑप्शन है, कितना कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए याद रखिएगा गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट है क्योंकि कवच ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी रेलवे के पास है, तो आधे बच्चा यहाँ पे गजराज कवच भी टिक कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है इंश्योर इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया था? तो HDFC लाइफ का था। नेक्स्ट है एमा या अम्मा या AMA बैंक स्कीम किसने लॉन्च की है? सारे ग्राम पंचायत में बैंकिंग फैसिलिटी के लिए। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट। गोल्डन पिकॉक अवार्ड IFFI 2023 में किसे दिया है? तो बेस्ट फिल्म ये एंडलेस बॉर्डर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द गन माउंट? 3000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आंसर हो जाएगा BHEL। मैंने डिस्कस किया था ये। अच्छा, कल के करंट अफेयर्स में एक छोटा सा एन है जो मिसिंग था, माहे, मालवन एंड मैंग्रोल। यहाँ पे मालवा मतलब एन छूट गया था, तो आप एन कर लेंगे। ये तीनों क्या हैं जिनको रिसेंटली लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किए हैं। नेक्स्ट है 13 सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये चैंपियनशिप पंजाब ने जीती है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। करेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट प्रिंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है? बाग स्टाइल प्रिंटिंग, ठीक है। 4 ऑप्शंस है, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट में देना। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको कमेंट में कर दूंगी, जो भी आपके डाउट होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्लासेस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।